आइए हमरे जानदार और शानदार टाइगर टाइग्रेस हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे गोलगप्पा जिलेबी जो इकोनॉमिक्स का बचा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी 69th का, उसको हम इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू हो जाते हैं तुरंत का। आइए, अगला का है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि नहीं। वो अगर आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएगा। मान लेते हैं आपको नहीं आता है तो इसको जाने दीजिए चूल्ही में। ठीक है, तू जा चूल्ही में जा, तू सैर पुर करके हमको तुम्हारा नहीं पता, तुम हमरे कोनो कामे का नहीं है तो क्या कर। लेकिन तो क्या करें भैया, कभी कभी ऐसा भी करना होता है। मान लीजिए अब नहीं पता इसका मतलब। ठीक है, स्टैगफ्लेशन अंग्रेजी का शब्द है, थोड़ा सा घुमावदार शब्द भी है। जरा हिंदी में इसको पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब दिया हुआ है, मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, मंदी बाजार में क्या हो गया, स्लो डाउन, स्लो हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, माने बाजार में ऐसा मंदी है जो इन्फ्लेशन की वजह से आया है। अब इसमें हम दो चीज ढूंढने का कोशिश करेंगे इस शब्द के आधार पर। अब हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मान ले हमको पता ही नहीं, स्टैगफ्लेशन देखिए वो इकोनॉमी का टर्म है। ठीक है, उसका मतलब हम अभी आपको नहीं बताने जा रहे हैं, अंत में बताएंगे। वो इसीलिए कि अभी अगर बता देंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसके बिना कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी उस शब्द का मतलब हम नहीं बता रहे। अभी सिर्फ दिमाग में क्या है कि स्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के द्वारा बाजार में जो मंदी आ जाता है वो। इसमें हमको दो चीज देखना है कि जो चीज इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ होगा, जो बढ़ाएगा इन्फ्लेशन को, वो भी होगा, और दूसरा मंदी से रिलेटेड जो चीज बाजार में मंदी करेगा वो भी होगा। ये दोनों चीज, जो भी चीज करेगा इस चारों में से वो सही होगा, बाकी गलत होगा। हम लोग को ढूंढना क्या है, करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसमें इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है हम लोग। आइए देखते, पहला का है हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन्फ्लेशन कब होता है, मुद्रास्फीति जब बाजार में बहुत मुद्रा फैल जाता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्या लिख रहा है, हाई इन्फ्लेशन प्रेशर। हाई इन्फ्लेशन हो गया, हाई इन्फ्लेशन का प्रेशर हो गया किससे, ड्यू टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपने खर्च को बढ़ा दिया, माने ज़्यादा पैसा लगा दिया और पैसा लगा दिया, जिससे कि हाई इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा है कि हाई इन्फ्लेशन प्रेशर हो गया। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि मुद्रास्फीति से का बढ़ना, इससे बढ़ेगा कि नहीं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। मैच कर रहा है, देखिए शब्द को। ये तो हो गया भैया, ये तो होगा, सही स्टेटमेंट है। आगे, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो हमारा उद्योग लोग है उसका जो उत्पादन है वो घट गया, डिक्लाइन, एंड स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग क्या कर रहे थे, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, वही करा स्लगिश मतलब कम हो जाना। ठीक है, कम इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये चीज तो होगा ही। यही तो हम लोग, इससे इससे मंदी आएगा कि नहीं बाजार में, ये बताइए। होगा ही, अभी उसको छोड़िए। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए, ठीक है, मंदी का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कम हो गया, तो उसको तो मैच कर रहा है। रहा डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि हमारा जो उत्पाद है ये उद्योग का, वो अगर घट जाए तो आप बताइए कि मंदी आएगा कि नहीं बाजार में, आएगा। तो ये होगा। ऐसे भी होता है, देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है,
इसको दूसरे तरीक़ा से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्ञान का बात हो जाएगा। फिर भी हम बात करना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन से क्या होता है। महँगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन माने क्या? महँगाई। तो महँगाई जब बढ़ता है, आप समझिए कि आप अभी तक मान लेते हैं कि 10 रुपए किलो आटा आप खरीद रहे थे। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 10 रुपए किलो आटा खरीद रहे थे, अभी वो 15 रुपए किलो हो गया, ठीक है? तो आप बताइए, आपको 10 रुपया से ज़्यादा देने का नहीं अथी होता है, लेकिन ये तो है नहीं कि आप बहुत घटा लेंगे। ये ज़रूर होगा कि मान लीजिए आप 1 किलो खरीदते थे आटा, अब नहीं हो कुछ तो उसको 900 ग्राम में तो ज़रूर ले आएँगे, काहे कि आपको और चीज़ भी देखना है। तो 900 ग्राम आपका घट गया ना? जब घट जाएगा, आप बताइए कि आप खरीदेंगे, डिमांड आप कम करने लगेंगे सामान का, आप इतना माँग नहीं करेंगे। हम कहेंगे अब भैया अब 1 किलो नहीं खरीद पाएँगे, 900 ग्राम दीजिए। अगर आप ऐसा बोलेंगे, अगर अब जो बनाने वाला है आटा, वो सोचेगा भैया अब तो बाज़ार में इसका इतना डिमांड रही नहीं कि लोग कम खरीद रहा है, तो ऐसा करो बनाओ कम, कम बनाओ, ताकि हम लोग को लॉस ना हो। तो वो लोग कम बनाएगा, तो क्या हो गया? डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया ना? प्रोडक्शन घट गया ना इंडस्ट्री में? वही बात तो ये कह रहा है। तो देखिए, इन्फ्लेशन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो घटना है वो जुड़ गया कि नहीं? दोनों जुड़ गया। इन्फ्लेशन एंड डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुड़ गया ना? दोनों जुड़ गया, यही तो बात है। इन्फ्लेशन और मंदी को जोड़ना है, दोनों हो गया। उस आधार पर भी सही है। अभी जो हम बात की वो ज्ञान का बात है, ठीक है? लेकिन उतना भी ज्ञान का बात नहीं, तो समझ का बात है कि महँगाई होता है, महँगाई हुआ तो हम सामान कम खरीदेंगे, जब हम सामान कम खरीदेंगे तो इंडस्ट्री भी सामान कम बनाएगा, काहे कि वो अगर तभी वो बनाता रहेगा तो उसको लॉस हो जाएगा। दोनों तरफ से ये भी सही हो गया। अब जरा तीसरा देखते हैं, कह रहा है डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ले बलैया के, अभी हम लोग यही तो बात कर रहे थे, है कि नहीं? कि डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, हमारा जो डिमांड है वो घट जाएगा। अभी जो अटवा का एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, यही लिए थे ना, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड मैच हो गया। साथ में क्या कह रहा है? एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखिए, अभी यही बात तो हम लोग की, देखिए अगला स्टेटमेंट वही दे दिया उसका अति वाला, कि डिमांड घट गया, साथ में कंज्यूमर का जो है खर्च भी कम हो गया। वही तो हम बोले, अब 900 ग्राम लेगा वो, कम ले रहा है कि नहीं? ये भी सही हो गया, उसका इफेक्ट है, ये भी सही। डिमांड घट जाएगा भाई, जब चीज़ महंगा हो जाएगा। अब भैया अभी गर्मी का मौसम था, हम लोग लपालप आइसक्रीम दे रहे थे, बहुत आइसक्रीम का डिमांड हो गया, चौकोबार खाते थे 10 टका में, अब उसको 15 टका कर देगा तो कौन खाने जाएगा? भाग, नहीं खाएंगे, बिना आइसक्रीम के काम चला लेंगे हम अपना। हाँ, कैसे? सूखा, वो क्या कहते हैं, गोला वाला बर्फ खा लेंगे, वो 10 टका में देता है, तुम भागो। तो जब महंगाई बढ़ेगा तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा ना, वही बात। चौथा, अब मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, देख कि 3 सही हो गया, 1 2 3। अब जरा ऑप्शन में आइए, इसमें क्या है? ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 1 3 एंड 4। 1 2 और 3 तीनों सही है। तीनों साथ में किस में आ रहा है? देखिए, खाली इसमें आ रहा है, खाली इसमें 1 2 एंड 3 आ रहा है। ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। इसको पढ़ने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है और समय खपाने का, लेकिन चूंकि हम यहाँ आपको स्किल बता रहे हैं तो हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है ना? एग्जाम में लेकिन आपको ऐसे, जब 3 ठो मिल गया है, 3 ठो खाली इसी में है, तो चौथा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ समय एक एक मिनट सेकंड का आपको इस्तेमाल करना है अपने लिए, ठीक है? वहाँ एग्जाम स्किल का ज़रूरत है, वहाँ इस स्टेटमेंट से आपको कोई लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सीखने का बात है तो हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है? एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, मान लेते हैं इसका मतलब आपको नहीं पता, तो गोली मारिए इसको। तो एप्रिसिएशन, और लेकिन क्या कर रहा है, इससे क्या हो रहा है? लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। हम जो एक्सपोर्ट करते थे तो उसका जो कंपटीशन था हमारा फॉरेन मार्केट में, वो घट रहा है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का क्या मतलब? कि बाजार, हम जो सामान मान लीजिए यहाँ से चावल भेज रहे हैं बाहर दूसरे मार्केट में, वहाँ कोई और देश भी चावल भेज रहा है, उससे जो कंपटीशन होगा हमारा, उसी को कहेंगे कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है? हमारा 40 रुपया है तो उसका कितने का सामान है, वो मान लीजिए 30 रुपया में बेच दिया, हमारा 40 रुपया का है, तो आदमी ज़्यादा किसका सामान खरीदेगा? उसका वाला खरीदेगा, 30 रुपया वाला
खरीदेगा ना, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो घट गया, उसका बढ़ गया। वही कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब बताइए, अगर हमारा घट गया, रिडक्शन हो गया हमारा एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस का, तो क्या होगा? हम मान लीजिए यहाँ से सामान भेजे, अब वो लोग कम खरीदेगा। जब वो लोग कम खरीदेगा तो आप बताइए, जो यहाँ बना रहा था आदमी लोग, वो कम बनाएगा कि भैया हमारा बिकिए नहीं रहा, किसी और का वो खरीद रहा है तो मत बनाओ भैया। जब यहाँ कम बनाएगा तो जो बनाने वाला है उसके यहाँ जो काम लोग करता है उसका भी नौकरी घटेगा। क्या भैया अब उतना बनाने वाला का हमको ज़रूरत नहीं है, डिमांड नहीं है उतना, तो भैया हम अभी तक 10 गो को रखे हुए थे, इसमें से 4 गो चले जाओ, हमको 6 गो का ज़रूरत है। तो अगर ऐसा होगा तो बाजार में हमारा ग्रोथ घट जाएगा कि नहीं, मंदी आएगा कि नहीं? आएगा ना। अगर प्रोडक्शन घटेगा तो मंदी आएगा। बाजार कब बूम करता है? जब प्रोडक्शन बढ़ता है। बाजार का तो मतलब ही वही है, प्रोडक्शन और खरीदी, डिमांड और सप्लाई, यही तो है ये है। समझ गए? तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन मतलब होता है, एक होता है एप्रिसिएशन, एक होता है डिप्रिसिएशन। माने कि हमारा करेंसी दूसरे करेंसी के मुकाबले उसका वैल्यू बढ़ता है घटता है। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना घटना। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए $1 के बदले अभी हम 50 रुपया दे रहे थे, ठीक है। अब अगर $1 के बदले हम कहें कि नहीं हम 50 नहीं 40 रुपया देंगे, सरकार अगर ऐसा कर देती है, तो ये हुआ एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। माने हम अपना करेंसी का वैल्यू को बढ़ा दिए। पहले हम $1 के बदले 50 देते थे, अब हम 40 रुपया देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन अगर ₹1 के बदले, मतलब $1 के बदले 50 के बदले 60 कर दिए, तो तब हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन। क्या है कि हमारा पैसा का वैल्यू गिर गया, अब हमको $1 के बदले 60 रुपया देना पड़ रहा है। इसको कहते हैं एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। उतना अभी हम देखिए, अभी तो स्किल का बात है, ये सब अभी इसमें पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है क्या है एप्रिसिएशन। हम बोले नहीं आपको आता है स्टैगफ्लेशन, उस शब्द के आधार पर कैसे इसको हम लोग सॉल्व करना है वो देखना है, स्किल सीखना है। ठीक है, समझ गया? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम वीडियो को कर रहे हैं अभी पॉज, क्या हमको क्वेश्चन वहाँ लिखना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड तो ये है नहीं। तो फिर से जैसे हम लिखते हैं हाजिर होते हैं। ठीक है ना हमारे टाइगर टाइग्रेस? अभी पानी वानी पीजिए। चलिए टाइगर टाइग्रेस, आइए अब दूसरा के साथ शुरू होते हैं। क्या कह रहा है? एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 which of the following statements describes or या describes the trend of foreign direct investment in India। कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है क्या? ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अभी इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे प्रचार करता है फॉग चल रहा है, तो ई चल रहा है तो ऊ चल रहा है, वैसे यो प्रचारे लगता है कर रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इन इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जैसे अब ट्रेंड का चलता है, धोती कुर्ता छोड़िए, जीन्स का ट्रेंड खूब चल रहा है। जय हो जय हो। चलिए उसको गोली मारिए। अब चलिए ऐसे ही समझने का बात है। हाँ, तो मान लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023 आप नहीं पढ़े, ठीक है, इसको पकड़ के फेंकिए खेतवा में, तू जा भैया चर क्या घसवा। ठीक है, अभी जाओ यहाँ से, नहीं पता गोली मारे। अब यहाँ क्या कर रहा है? ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, खाली इसी को पकड़ के चलते हैं। इसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी आपको नहीं पता। आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है नहीं पता, गोली मारी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब तो बस पता है ना आपको, बस यही पकड़ के चलेंगे कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है। 2023 का बात है, ठीक है। सर्वे जो आता है वो 1 साल पहले का आता है। चलिए उतना भी नहीं, छोड़िए गोली मारिए। इंडिया में मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है यही पकड़ के चलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन का, विदेश का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब ढेवा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इतने पकड़ के इसको चलते हैं। चलिए ढूंढना क्या है, सही की गलत देख लीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हम लोग को सही ऑप्शन ढूंढना है। इनकरेक्टो पूछे तो सही है ढूंढिएगा, सही ढूंढना ठीक होता है, वो दिमाग में आसान रहता है। सही ढूंढ के हटा दीजिए, जो गलत है उसको पकड़ लीजिए, हो गया आंसर। लेकिन इसमें सही है ढूंढना। चलिए पहला देखते हैं। कह रहा है
इट हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के कम पार्टिसिपेशन की वजह से ई घट गया। चलिए, आपको नहीं पता, देखिए अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग स्किल से सॉल्व करना पड़ता है। जहाँ पे आपको सबसे आसान लिंक समझ में आया, पुख्ता लिंक समझ में आया कि नहीं तो एकदम सही है, वहीं से पकड़ के आंसर को करना। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि डिक्रीज हुआ कि नहीं लेस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की वजह से। आगे बढ़ते हैं। इट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल्स। प्री पैंडेमिक मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के पहले जितना था उससे बढ़ गया है पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक के पहले जितना था, पैंडेमिक के बाद जितना है, तो बाद वाला जो है वो ज़्यादा है, ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द टेलीकॉम सेक्टर वाज इंटायरली रिफॉर्म्ड। ई ससुरा का कह रहा है, ई कह रहा है कि जब टेलीकॉम सेक्टर जब से रिफॉर्म हुआ है ना, तब से लेकर अभी तक ये बढ़ता ही रहा है, घटबे नहीं किया है कभी। अगर आप अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा भी समझ रखते हो तो कभी भी आप जानते होंगे कि समय हमेशा अर्थव्यवस्था एक समान नहीं रहता। टेलीकॉम सेक्टर कब्बे हुआ, चलिए आपको नहीं पता कि कब रिफॉर्म हुआ, लेकिन ये तो पता है कि मोबाइलवा आप बहुते दिन से यूज कर रहे हैं, नहीं हो कुछ तो 15-20 साल से ऊपर हो गया मोबाइलवा यूज करते करते सबको। तो 15-20 साल में, और उसका रिफॉर्म मान लेते हैं कुछ टाइम पहले हुआ होगा, 1 साल पहले काहे नहीं हुआ हो। हम जानबूझ के देखिए ईस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी उस आधार पर हम बता ही नहीं रहे, ज्ञान के आधार पर। अभी हम तो ज्ञान नहीं है तब कैसे बात करेंगे, स्किल का बात हो रहा है यहाँ पर। तो क्या कह रहे थे, उबिजा, उसमें भी हम लगता है स्टैगफ्लेशन वाला बताना भूल गए, उसका क्या मतलब होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, देखिए जब इन्फ्लेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हटाइए, अनएम्प्लॉयमेंट, जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई बेरोजगारी दोनों ज़्यादा हो ना एक के साथ, उस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। चलिए छोड़िए उसको, अभी इस पर आते हैं। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ 1 साल पहले मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म हुए हुआ होगा बहुत पहले। इकोनॉमी कभी भी एक जैसा नहीं चलता है, घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता। आप यही कहिए, छोड़िए, आप कल मतलब पिछले साल जितना में सामान खरीदते थे, आज उस सामान का कीमत बढ़ गया होगा। अरे सीजन पे सीजन चेंज होता है। आप देखिए सब्जी बारिश से पहले होता है सस्ता, बारिश जहाँ हो गया सब में कीड़ा लग गया तो महंगा हो जाता है। होता रहता है कि नहीं, इतना जल्दी इकोनॉमी चेंज होता है। ये क्या कह रहा है ससुरा कि जब से टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म हुआ अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ले जा रहा है, बढ़ले जा रहा है। ऐसा स्टेटमेंट अगर इकोनॉमी में आपको कहीं मिल जाए, उस पर कभी भरोसा नहीं कीजिएगा, काहे कि इकोनॉमी चलता है इससे ऐसे, कभी बढ़ता है घटता है, घट हज़ारों बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि अभी ग्रोथ इतना घट गया, अभी इतना बढ़ गया, फिर इतना घट गया, इतना बढ़ गया। इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट हैज इंक्रीज रैपिडली विदाउट डिक्रीजिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर। कोनो फाइनेंशियल ईयर में घटबे नहीं किया जब से टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया गया। इसका तो लुटिया डूब गया, ये गलत हो गया, ई गया। अब देखिए कि ई किसमें किसमें है, तीन, तीन इसमें भी है और तीन इसमें भी है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ये दोनों को हटाइए, सी गया, ए गया। अब हम लोग को करेक्ट ढूंढना है, बच गया है 2 and 4, ओनली 4, माने 4 तो दोनों में है, मतलब 4 जो है वो एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है 2 सही है कि नहीं है, ठीक है, बस 2 पढ़ना है। कह रहा है इट हैज इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू दी प्री पैंडेमिक लेवल्स, कि प्री पैंडेमिक कोविड-19 से पहले जो था और उसके बाद जो है, तो कोविड-19 के बाद जो है वो ज़्यादा है और पहले कम था। तो आप ऐसे दिमाग लगाने का ट्राई कीजिए कि पैंडेमिक से पहले मान लीजिए, अब पैंडेमिक का जब हल्का सा झलक शुरू हुआ होगा, पूरा दुनिया को आभास लग गया हो कि भैया पैंडेमिक आने वाला है, ठीक है। चलिए इसको भी गोली मारिए कि इतना भी आभास नहीं लगा, चूल ही में जाए, ठीक है। पैंडेमिक से पहले, ठीक है, जितना था, आप बताइए पैंडेमिक में हुआ क्या।
पेंडेमिक में सब बाजार ठप पड़ गया, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया में लग गया, सब चीज़ घट गया, प्रोडक्शन घट गया, सब बिजनेस ठप पड़ गया। लेकिन जब पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो सब कुछ खुला खुला। तो जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद जब कोई चीज़ खुलेगा तो आप समझिए इस टाइम में जब कोई इन्वेस्ट करेगा, कि वो भी जानता है भैया सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, अब अचानक से खुलेगा तो लोग ज़ोरदार डिमांड करेगा, धड़ल्ले से मार्केट में काम करने का अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और जब ऐसा काम करने का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा तो कौन ससुरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। वो कहेगा भैया खूब ढेवा मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी पैसा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ससुरा पैसा लगाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ससुरा जब पैसा लगाएगा तो ज़्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। एक ठो और तरीका से सोचते हैं कि जब पेंडेमिक के बाद खुला होगा तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफर की कि भैया आप आइए पैसा लगाइए, काहे कि सबका पैसा ख़त्म हो गया था। सरकारों उतना टैक्स ले नहीं पा रही थी कोनो चीज़ पर, सरकार के पास भी पैसा कम हो गया, तो बाहरी दुनिया को ऑफर की थी, करबे करेगी ऑफर, उसको तो इन्वेस्टमेंट चालू करना है ना भाई, तो करबे करेगी ऑफर। तो बाहरी दुनिया इंडिया के बोलने पर आएगा कि नहीं आएगा। भैया इंडिया इतना बड़का मार्केट है, सबको पैसा कमाना है, ढवा कमाना है। वो लोग तो जोरदार अभी G20 में देखे पागल हो के सब आया, तो इंडिया में तो अबे करेगा। तो क्या होगा, पहले देखिए पेंडेमिक के पहले तो नॉर्मल सिचुएशन था, लेकिन पेंडेमिक खुलने के बाद एकदम बंद पड़ गया था, तब जाके अपॉर्चुनिटी खुला। ठीक है, एकदम गड्ढा हो गया तो समझिए ई लेवल पे थे। ठीक है, पेंडेमिक कर दिया, गड्ढा यहाँ पहुँचा दिया, तो इतना पैसा को एब्जॉर्ब करने का जगह बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया हमारे पास। वो जो ढेवा आएगा पैसा से अब इतना ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो बढ़ जाएगा ना। ये भी सही है, तो माने आपका सही हो गया 2 और 4। ठीक है, तो एग्जाम में तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन अभी जानकारी के लिए और भी देख लेते हैं कौन सा हमारा छूट गया था। इस पर बात की क्या है, इट हैज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू ए वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। तो देखिए यहाँ कह रहा है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो जोरदार ढेवा कमाना चाहता है भैया, उसको तो खाली ढेवे से मतलब है। आप समझिए सरकारी स्कूल में कितना पैसा फीस लगता है, फीसवे नहीं लगता है। सरकारी अस्पताल में कितना पैसा लगता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाइए, देखिए ससुरा कैसे दिमागवा में भौकाल मचा देता है। प्राइवेट सेक्टर तो महंगा है ही है, ये किसको नहीं पता है। तो प्राइवेट सेक्टर को जो प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा छोड़ेगा ससुरा। तो कह रहा है इट हैज डिक्रीज्ड ना भैया, कैसे घट जाएगा। ई तो भैया हाँ, ये तो गलत हो जाएगा ससुरा, ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। लेकिन कह रहा है कि इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू अ वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। यहाँ पे देखिए ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है, ये अलग था। प्री पेंडेमिक के बाद इंक्रीज हुआ, उससे कंपैरिजन अलग है, ये अलग चीज बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि घटा ड्यू टू वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशन अगर खराब हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब ग्लोब में जो पूरा दुनिया में अर्थव्यवस्था का स्थिति अगर गड़बड़ा जाएगा, मतलब कि सब दुनिया के पास, सब कंट्री के पास अब दिक्कत है, तो सब पहले अपने को देखेगा ना कि हमको देगा। जब सब अपने को देखेगा, अपने यहाँ पैसा लगाएगा, तो हमारे यहाँ तो पैसा घटिए जाएगा ना। ये बात सही है। आपको इसमें और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा कि कहिएगा सर यहाँ तो बढ़ गया, यहाँ कंपैरिजन का बात कर रहा है कि पेंडेमिक से पहले कितना था, बाद कितना था। तो पेंडेमिक से पहले कम था, बाद में ज़्यादा हुआ, तो वो तो कंपैरिजन का बात है, ये बातें अलग। ये कह रहा है कि घटा किस वजह से, वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन से। ठीक है, घटा तो घटा भैया इतना नहीं कि माने पहले जितना था उस बाद में जितना था उसके कंपैरिजन में घटा होगा भैया, वो अलग बात है। ये दोनों स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अलग अलग चीज़ है दोनों। ठीक है, समझ गए ना। देखे पता नहीं है ससुरा कैसे तैयो बनता है, कैसे हम लोग इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आइए अगला पे चलते हैं, हमको थोड़ा सा पौसवा करना पड़ेगा फिर से आपको। चलिए कोनो में हम बात करने पे चूके तो नहीं ना, सब बात किए ना हम, हाँ सब पे बात किए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नए का चैलेंज आया है। ठीक है, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हम बता दें, वैसे तो हम डिटेल में बताएंगे जब इकोनॉमिक्स का हम क्लास लेंगे, अपलोड करेंगे तब।
तो ये बहुत बाद का बात है। खैर शॉर्ट में समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एफडीआई, एफपीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब बाहर का कोई कंपनी या सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में पैसा लगाती है, उसका शेयर खरीदती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा कंपनी, ठीक है? उसका शेयर शेयर बिकता है, ठीक है? शेयर माने हिस्सेदारी, ठीक है? हिस्सेदारी बिकता है। तब पेंडेमिक के बाद सोचिए कि पैसा सबके पास कम हो गया। अब टाटा कही कि, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, टाटा कही कि भैया हम आपको 10% हिस्सेदारी देंगे, ठीक है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने क्या हुआ कि वो हिस्सेदारी खरीदेगा किसी कंपनी में, उसको कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट होता है, ये लंबे समय तक रहना, ये वापस जाने के लिए नहीं होता है, ठीक है? कि आप लिए या वापस कर लेंगे जब आपका मन होगा तब, वो नहीं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो किसी शेयर में नहीं होता है इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी की, वैसे ही इन्वेस्ट किया जाता है। या तो कोनो कंपनी में किया तो मन हुआ तो किया, नहीं तो वो क्या करता है, अपना रिजर्व बैंक में डाल दिया, रिजर्व बैंक से इंटरेस्ट कमाने के लिए। वो जब चाहे उसको वापस कर ले सकता है, तो उसको कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बस जानकारी के लिए हम आपको बताएं, लेकिन यहाँ चूंकि हम स्किल सीख रहे हैं तो अलग बात है। अब आइए ई क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट? कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसके बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसका जानकारी जब आपको होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मान लेते हैं ससुरा हमको पता ही नहीं है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो भाड़ में जाओ तुम। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का आपको कोई जानकारी नहीं। अब इस शब्द के आधार पर जरा ट्राई करेंगे। नॉन प्लान मतलब इसका कोई प्लान नहीं किया गया है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर माने खर्चा। तो अब हम लोग इसमें से ऐसा कोई ढूंढने का कोशिश करेंगे कि जिसके लिए प्लानिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कहिए कि उसके लिए प्लानिंग करने का कोई फायदे नहीं है, कि कब कितना होगा उसका पता ही नहीं है हमको। आप जरा पढ़ें। पहला क्या कहता है? द एक्सपेंडिचर इज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का क्या मतलब होता है? ब्याज देना, ब्याज का पेमेंट। आप लोन लेते होंगे तो ब्याज देते होंगे, तो वैसे ही भारत सरकार भी बहुत लोन लेती है, बाहर से, घर से, मार्केट से, पब्लिक से उठाती है, बैंक से भी लेती है, प्राइवेट सेक्टर से लेती है, बाहर से, बाहरी दुनिया से लेती है, विदेश से लेती है, बहुत लेती है। अब कह रहा है कि हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसको, उस वो तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट हम करेंगे, सरकार, भारत सरकार जो लेती है कर्जा, उस पे जो ब्याज देती है, उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। आप ये बताइए कि आप बैंकवा से लोन लिए, आप किसी से, एक छोड़िए, आप अपने दोस्त से 100 रुपया लिए कि हम तुमको 1%, अब उस पर फिक्स क्या कर लिए कि 1%, वो आपको बोला कि हमको 1% ब्याज के हिसाब से तुम हमको 1 साल के, मतलब टाइमो छोड़िए, गोली मारिए, एकदम आसान रखिए। 100 रुपया आपका दोस्त आपको दिया, कहा 1% के हिसाब से हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है? तो क्या आपको इसमें कोनो प्लानिंग करने का जरूरत पड़ेगा कि भैया अब कितना देना है, नहीं देना है? अरे प्लानिंग का जरूरत कहाँ पड़ता है भैया, हैं? जब जहाँ पे कुछ क्लियर ना हो, जहाँ पे एकदम इसको ध्यान से उसमें कुछ ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का जरूरत हो। अरे भैया हम कर्जा लिए हैं, हमको उसका ब्याज चुकाना है, इसमें प्लानिंग का कौन झंझट है? आप बैंकवा से लोन, आप किसी से पैसा लेते हैं तो रोज प्लानिंग करते हैं, लिखते हैं क्या, इसको ऐसे देंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये सब करते हैं क्या? हैं? प्लानिंग आप किसका करते हैं भैया? हम तरक्की कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये सब का प्लानिंग करते हैं ना आप, हैं? वो तो हमको पता ही है कि हम लोनवा लिए हैं, हमको इंटरेस्ट देना है, इसमें प्लानिंग का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आगे देखिए, वैसे भी चलिए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं इंटरेस्ट पेमेंट है कि नहीं, जरा आगे देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द एक्सपेंडिचर इज ऑन एग्रीकल्चर। अब ये तीनों के में से आप बताइए
साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये एक फील्ड है जिसका डेवलपमेंट सरकार को करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सरकार को प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं? अभी चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ, वैसा मिसाइल लॉन्च हुआ। अब बताइए उस मिसाइल को बनाने के लिए प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं? कि भई नहीं रे, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, सुनो वो सब वहाँ धरा हुआ है, पकड़ के ससुरा को जोड़ दो और नीचे से अगवा लगा दो और उड़ा दो। उड़ जाएगा का? अरे वो ससुरा उड़ेगा कि नहीं? हम लोग ज़रूर उड़ जाएँगे उसके चक्कर में। देखिए लाइनों गुड़ गोबर बीचे में कट गया, कोई नहीं दिख रहा है, हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्लास पूरा करना है हम लोग को। इस छठवा प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दें। हाँ, तो वहाँ प्लानिंग का ज़रूरत है कि नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है? खेती भैया हमारा 50% से ज़्यादा आबादी खेतिए करता है। अब बिहार में तो 70% से ज़्यादा है। तो भैया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आप बताइए कितना बड़का हम लोग का इकोनॉमी का पार्ट है। इसके लिए हम लोग को प्लानिंग का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं? कि भैया खेत को किस तरह से पटाया जाए, किसान का कैसे मदद किया जाए, फर्टिलाइज़र कहाँ से लाया जाए, ट्रैक्टर कैसे बनाया जाए, सिंचाई कैसे किया जाए, कितना चीज़ होता है। तो बिना प्लानिंग के होगा ये चीज़? हैं? आप अगर आप किसान होंगे, आप कभी आप सोचते हैं कि नहीं भैया इस बार किस तरह से खेती करें, किस चीज़ का खेती करें, कितना खाद डालें, कैसे करें कि हमारा जो बारिश अगर कम हुआ तो हमारा फसल कैसे बचे, फसल बर्बाद हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो एग्रीकल्चर का प्लानिंग आप करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? ये दोनों तो आप प्लानिंग करते हैं। यहाँ पूछ रहा है नॉन प्लान, तो ये दोनों तो गोल हो गया। अगर ये समझ में ना आए तो जो समझ में आए उसी को कीजिए। ये दोनों गोल हो गया, ये दोनों तो गोल हो गया। अब आता है इंटरेस्ट पेमेंट का बात, ठीक है? तो वही हम बोले जैसे अभी हम आपको समझाए कि भैया लोन लिए हमको चुकाना तो है ही है। वहाँ पे ये तो नहीं है ना और तो कुछ नहीं है। तो बस वही बात हो गया कि 100 रुपया किसी से लिए हमको 1 रुपया इंटरेस्ट देना है हर मंथ या हर साल जैसे आप कीजिए। तो हमको 100 है तो 101 देना होगा हर महीने। मतलब 1 रुपये, हाँ मंथ में बढ़ गया तो 101, फिर 101 पर लगेगा 1%, फिर उस पर लगेगा 1%, बढ़ते चला जाएगा। जिस तरह से आप फिक्स इंटरेस्ट किए हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट किए हैं उस पर बात हो। छोड़िए उतना उलझुल मत जाइए। मतलब आपको पता है कि हमको इंटरेस्ट देना है तो उसके लिए प्लानिंग का ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सब फील्ड ऐसा है कि बिना प्लानिंग के नहीं होगा, काहे कि हमको पता ही नहीं है आगे क्या खतरा आने वाला है। प्लानिंग हम कम करते हैं जब हमको आगे का कुछ पता नहीं है। इसमें तो हमको साफ-साफ पता है जब किसी को ब्याज देना है कि भैया हमको इतना देना है। तो जब इतना देना है साफ-साफ पता है, तो ससुरा प्लानिंग में काहे अपना माथा में भौकाल मचाएँ। तो लोन लेके कर्जा लिए हैं उसका जो इंटरेस्ट देना है उससे पहले भौकाल मचा हुआ है हमारे दिमाग में। काहे के लिए ससुरा अलग से अपना दिमाग खराब करेंगे। भाग तेरी की भाग। ई हो जाएगा आपका आंसर। ई नॉन इसमें प्लानिंग का कोई ज़रूरत हम लोग को है नहीं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? रोकना पड़ेगा हमको थोड़ा। आइए अब इस पर बात करते हैं। लाइनो महाराज आ गए हम लोग का साथ देने के लिए कि नहीं, नहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आइए, आइए। देखिए ये क्वेश्चन का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब गलत ढूँढना है। नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन जो हुआ वैश्वीकरण और उसका जो इम्पैक्ट भारत पर पड़ा, भारत पर उसका प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ठीक है, हम लोग को नहीं पता, मान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ा। जब आप हिंदी में अब यो नहीं मान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो ससुरा हमको पता नहीं है क्या होता है, लेकिन उसका हिंदी वाला पार्ट देखिए तो क्या लिखा हुआ है, वैश्वीकरण। लेकिन हमको अच्छा से पता है कि आप लोग को ग्लोबलाइजेशन का मतलब बहुत बढ़िया से पता है। इतना साल से आप तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ये तो बहुत हॉट टॉपिक है। लेकिन मान लेते हैं ससुरा यहाँ हम लोग को नहीं पता है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या कह रहा है? वैश्वीकरण मतलब विश्व से मिल गए हम, वैश्व मतलब विश्व मिल गया हमारे साथ, वैश्विक का बात कर रहा है, वैश्वीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, हाँ, जुड़ना। चलिए
विश्व से जुड़ना मतलब हो जाता है, ठीक है। तो विश्व से जुड़ने के बाद, वैश्वीकरण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें से कौन सा गलत है, तो हम वो ढूंढ लेते हैं कि जो सही है, ठीक है। तो गलत अपने आप पकड़ा जाएगा या गलत ही ढूंढते हैं, दोनों तरह से करते हैं। आइए जरा ट्राई करते हैं। मान लें हमको कुछ नहीं पता, फिर देखते हैं। वैश्वीकरण, इट हैज एक्सपांडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कह रहा है कि हमारा व्यापार जो है गुड्स एंड सर्विसेज में, सामान और सेवा में जो व्यापार है हमारा, वो बढ़ गया, एक्सपांड कर गया। वैश्वीकरण होने के बाद, इसका मतलब वैश्वीकरण होने से पहले भारत अकेला था। आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आप अकेले काम करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जब आप अकेले काम करते हैं तब आप ज़्यादा कमाइएगा, कि आपके साथ अगर 10 बंदा और जुड़ जाता है तब आप ज़्यादा कमाइएगा? कहिए, अगर आपका 10 गो हाथ बटाने वाला है तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब ना आप ज़्यादा कमाइएगा। यहाँ तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया कि पूरा विश्व से जुड़ गए भैया। 190 से ज़्यादा कंट्री है विश्व में, सोचिए। 190 से ज़्यादा कंट्री अगर जुड़ गया भारत के साथ में, तो हमारा व्यापार जो है बढ़ेगा कि घटेगा? कहिए, क्या होगा? हैं? बढ़बे ना करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है, सही है, ठीक है। लेकिन हम लोग को गलत ढूंढना है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है इट हैज लेड टू ग्रेटर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये हम लोग इस पर ससुरा पूरा बात किए हैं। कह रहा है कि ग्रेटर फ्लो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा आने लगा, उसका फ्लो बढ़ गया। अभी हम क्या कहे थे कि जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है, तो ससुरा दौड़ के आता है सब ढेवा कमाने के लिए कि भाई हाय रे पैसा, पैसा रे पैसा, हाय रे पैसा। तो इस ससुरा जब सोची कि भारत बंद था, माने जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ होगा, अब उसको भारत खोल दिया, माने अभी तक अलाउ नहीं कर रहा था एंट्री, अब खोल दिया कि भैया आ जाओ। तो भैया इतना उस समय आदमी, भारत में इतना बड़का मार्केट है, कौन ससुरा पागल होगा जो नहीं आएगा यहाँ पर? दौड़ले आया एकदम, कूद फान के, गिरते पड़ते लपेटते, बाप रे बाप, जल्दी चलो जल्दी चलो। अवसर मिला ना, हम क्या बोलते, जब अवसर मिलेगा तो आदमी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो माने फ्लो बढ़ेगा। ये भी सही हो गया, हाँ, ये भी सही हो गया, लेकिन हम लोगों को ढूंढना है गलत। ये दोनों सही, बच क्या गया? ई। लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी है, तो भैया इसको भी जांचना तो पड़ेगा। देखते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। कह रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा था, ज़्यादा बढ़ा, और इम्पोर्ट जो है वो कम बढ़ा। माने कि हम ज़्यादा सामान बाहर भेजते हैं, कम मंगाते हैं। आए हो दादा, ये तो आज तक नहीं हुआ है। चलिए ऐसे समझते हैं। आप कहिए, आप मोबाइल फ़ोन खूब यूज करते हैं? आप ये बताइए, ससुरा भारत कहाँ, ससुरा चीनवा भेजता है कि नहीं? सॉरी जी, भारत के बारे में ऐसा कैसे हो गया? नहीं, भारत माता की जय। ससुरा चीन, ये चीन जो है, ये चीन ससुरा से हम लोग खूब मोबाइलवा मंगाते हैं। हम तो उतना प्रोडक्शन करते नहीं हैं, है कि नहीं? हाँ। तो क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन, कह रहा है एक्सपोर्टे ज़्यादा है इम्पोर्टे कम। नहीं भैया, ऐसे भी नहीं पता कि चीन से मंगाते हैं। चलिए ऐसे समझिए, भारत विश्व का तो सबसे बड़ा राष्ट्र नहीं है ना अभी, तो भारत को मदद का ज़रूरत ज़्यादा है, औरों के मुकाबले भारत कम है। चलिए इंडिया अमेरिके को ले लेते हैं, इंडिया चीने को ले लेते हैं, अभी सब तो आगे है हम लोग से। और भी है, जापान भी हमसे आगे है, जर्मनी भी हमसे आगे है, ठीक है। ये चारों आगे है, अभी हम पचमा पर हैं, इंग्लैंड को जस्ट पछाड़ के, और उससे बाद फ्रांस है। चलिए वो सब हटाइए। हमारे यहाँ तेल तो नहीं उगता है, मतलब तेल तो नहीं प्रोडक्शन होता है, हम तेल बाहर से मंगाते हैं। कितना तेल में सारा जान जड़ता है हम लोग का पैसवा देने में, ठीक है। तो ससुरा बहुत पैसा देना पड़ता है हम लोग को। तो मतलब है कि देखिए अभी भारत को ज़रूरत है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा, भारत को बाहर से ज़्यादा मदद का ज़रूरत है। तो
तो यहाँ इतना आदमी है जितना पूरे विश्व में कहीं नहीं, हम तो चिनुओं को ससुरा पछाड़ दिए है कि नहीं। तो आप ये बताइए, भारत को ज़्यादा ज़रूरत है तो भारत ज़्यादा मंगाएगा ना, इम्पोर्ट करेगा। तो ये तो आप हज़ारों बार न्यूज़ में पढ़ते हो, नहीं पढ़े तो ये ऐसे हम लोग समझते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है भारत को तो भारत ज़्यादा मंगाएगा, बाहर सस्ता मिलता है तो सस्ता चीज़ काहे नहीं मंगाएगा भारत, है कि नहीं। चिनवा का मोबाइल, ये चिनवा चमगादड़ चोट्टा का मोबाइलवा सब बहुत एकदम सस्ता बेचता है, कोई भी चीज़ बहुत सस्ता बेचता है, लेकिन ससुरा उसका जो प्रोडक्ट सब होता है ना, वो एकदम उल-जुलूल होता है, ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन तैयो हम लोग तो सस्ते खरीदना चाहते हैं, काहे कि पैसवा का कमी रहता है। तो बाहर से एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा नहीं है, एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट जो है ज़्यादा होता है, काहे कि हमको ज़रूरत ज़्यादा है, इस हिसाब से सोचेंगे। ई स्टेटमेंट जो है वो इसका बंटाधार हो जाएगा, इसका लूटिया डूब जाएगा, इसका जमानत हो जाएगा जब्त। ससुरा का करते हैं जमानत जब्त। ई नॉट ट्रू है, ई जो स्टेटमेंट है बूमा बूम करके इसका गुड़ गोबर हो गया है। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कर डालेंगे। अब एक ठो और बच गया है, एक ठो और बच गया है, हम पॉज करते हैं और उसको लिख डालते हैं, फिर बतियाते हैं। आइए जी हमारे टाइगर टाइग्रेस, हमारे गोलगप्पा जिलेबी, अभी अंतिम क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है उसका निपटारा कर डालते हैं। आइए, क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस इज आर करेक्ट। माने कौन सा सही है वो ढूंढना है, किसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट, माने अभी जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट, नया नया जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है किसमें, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस में, सेंटर का जो पैसवा है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में क्या सही है वो अभी हमको इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमको नहीं पता मान लेते हैं, जाने दीजिए, नहीं पता, नहीं पता भैया, हमको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। पैसवा का बात है, बस इतना केंद्र सरकार का पैसा, बस इतने दिमाग में रखिए। अब देखते हैं कि उसमें विकास में क्या है। आइए कुछ पढ़ते हैं। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट had reached 9.2% of GDP during the pandemic financial year 21। कह रहा है जब पेंडेमिक आया था, कोविड-19 पेंडेमिक, उसका जो फाइनेंशियल ईयर था 21, फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, अप्रैल टू मार्च, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 माने 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2021 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा कि उसका अप्रैल से 2021 के अप्रैल से अगले साल के मार्च तक उसको कहेंगे। कह रहा है उसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता छोड़िए, फिस्कल का माने होता है पैसा, बस समझ लीजिए, पैसा से संबंधित, डेफिसिट का मतलब कमी, उसमें वो कितना पहुंच गया, 9.2% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, माने समझिए भारत के पास जितना पैसा है, एक तरह से इसको समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। जीडीपी देखिए, ये सब समझाने जाएंगे, फिस्कल डेफिसिट का है, जीडीपी का है, तो इकोनॉमिक्स का क्लास लगने लगेगा। अभी बस हम लोग क्वेश्चन वहाँ बनाने का ट्राई करते हैं, वो जब प्लसवा में आएंगे तो आराम से उस पर डिटेल में बतियाएंगे, एकदम चीर फाड़ डालेंगे उसको। आइए, ये तो आपको देखिए जानकारी होना चाहिए कि 9.2% था कि नहीं था, तभी आप इसको कर पाइएगा। तो इससे पकड़ में मान लेते नहीं आ रहा है, दूसरा देखते हैं। द फिस्कल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। इसमें भी पता होना चाहिए, क्या करा कि फिस्कल डेफिसिट घट के थोड़ा कम होके 7.7% हो गया, कब, फाइनेंशियल ईयर 22 में, 2022 में। तो भैया इसमें भी ये तो डेटा का बात कर रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा, लिंक अभी नहीं जुड़ रहा। हर क्वेश्चन का हम बोले नियम अलग होता है पकड़ने का। अब इसको जरा ट्राई करते हैं। द रेवेन्यू कलेक्शन ओवर द लास्ट 2 years हैज गॉन डाउन। कह रहा अंतिम 2 साल में रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो खाली घटबे किया है, बढ़बे नहीं किया है। आप देखिए इकोनॉमी का एगो चीज है कि कभी भी वो घटता बढ़ता रहता है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट, हम इससे पहले भी बोल चुके हैं आपको, अगर इस तरह का होकर इक्के जैसा चल रहा है आपको
वो स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता है, वो गलत ही होगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ई वाला नियम आपको इकोनॉमी का नहीं पता है, ठीक है। आप बताइए 2 साल पहले क्या चल रहा था इंडिया में? कोरोना चल रहा था ना कोरोना? ऐसे समझने का कोशिश करो। 2 साल पहले कोरोना चला, सब कुछ ठप पड़ गया था, बंद पड़ गया था। लेकिन जब जब घट गया था तो सरकार का मुआवजा रिवेन्यू जो था, जो रिवेन्यू माने रिवेन्यू कलेक्शन मतलब पैसा का कलेक्शन, जो सरकार टैक्स वैक्स लगाती है उसको जो पैसा आता है, जो पूरा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हम लोग से टैक्स चार्ज करती है, इनकम टैक्स, सब टैक्स, जो भी टैक्स हो, मतलब वो पैसा जो लेती है हमसे। तो जब बंद पड़ गया था सब कुछ, तो हमारे पास पैसा था ही नहीं था, तो सरकार सरकार को देंगे कौन चीज? हैं? लेकिन जब खुला इकोनॉमी, तो बूमा बूम करके सब कुछ शुरू हुआ। ई प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन, यहाँ पैसा वहाँ पैसा, हले पैसा, ले ले पैसा, ले 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 पैसा, पैसा पैसा करते हो तुम, हलो पैसा। तो जब सब कुछ खुला तो खूब पैसा सब निकला। तो जब बाहर पैसा निकलेगा भैया, तो सरकार लेगी कि नहीं पैसा लेगी? आप बताइए। गैसवा का दाम बढ़ गया, पेट्रोलवा का दाम बढ़ गया, जम के सरकार लूटी हम लोग को, है कि नहीं? लूटी ना दादा हो। खूब पैसा हमसे ली के, तो उसका रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? आप सो बताइए। हैं? बढ़ जाएगा ना। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? इसका तो लुटिया डूब गया। अब हम लोग को ढूंढना का है भैया, करेक्ट ढूंढना है ना भैया। हाँ, करेक्ट ढूंढना है, कंसीडर करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना। तो भैया ई तो इनकरेक्ट है। ई किस में है? 3। तो भैया 3 इसमें है, तो इसका तो लुटिया डूब गया, ई नहीं हो सकता। अब बचा ई दोनों भैया। ई दोनों में डेटा का डिमांड कर रहा है। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, एकाध ठो ऐसा हो जाता है जहां आपको नॉलेज का जरूरत है। अगर आपको ज्ञान है, लेकिन 50-50 का चांस है, माने या तो आप इसको लगा डालिए या फिर आप इसको लगा डालिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आइए अब जरा हम आपको कुछ दिखाते हैं। ओनली वन, इसमें क्या है बचा हुआ ऑप्शन में? ओनली वन, इसमें है 1 एंड 2, मतलब ये 1 1 जो है ये दोनों में है। 1 1 दोनों में है, इसका मतलब एक जो है वो सही होगा, ठीक है, एक सही होगा। अब 2 सही है कि नहीं? लेकिन ये नन ऑफ द एबव भी ससुरा तंग कर रहा है। देखिए, नन ऑफ द एबव बहुत रेयर होता है। शायद संजोग को ऐसा क्वेश्चन होगा, हम 100 अगर पूछता है, 150 पूछता है, तो 1-2 मुश्किल से होगा जिसका आंसर नन ऑफ द एबव जाता है। उस पर आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ई स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ऑप्शन में ही पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है? वहाँ आपके ज्ञान का परीक्षण है। अगर नने ऑफ द एबव उसको करना रहता है, सब में कर देता है। भैया नहीं पता है, लगाओ नन ऑफ द एबव, नहीं पता है, लगाओ नन ऑफ द एबव, जाओ भैया, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नन ऑफ द एबव पे ज़्यादा दिमाग आप नहीं लगाइएगा। तो इस पे क्या है? दोनों में एक है, मतलब एक तो होगा, एक सही है। हम लोग को सही ही ढूंढना है, 2 सही होगा कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा 50-50% चांस है। ऐसा में या तो आप चांस लीजिए, 50% सही हो सकता है, गलत हो सकता है, या आपको नहीं लग रहा है, आपका दिल नहीं मान रहा है, तो हम कहेंगे छोड़ दीजिए। लेकिन हम आपको हिंट जरूर दे सकते हैं। हम देखिए, हम आपको 50% तक तो पहुंचा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टेटमेंट के साथ हम आपको अकेला छोड़ देंगे। अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। फिजिकल डेफिसिट हैज मॉडरेटेड टू 7.7%। हमको पेपर पढ़ते हुए, इकोनॉमी को समझते हुए न जाने कितना साल हो गए। जब इस तरह का, ये हम काहे बोल रहे हैं आपको, काहे कि हम समझ, ये डेटा सबको के साथ बहुत खेलते हैं, इसको समझते हैं, आप हम पे विश्वास कर सकें, इसीलिए बोल रहे हैं। 9 साल से ये सब डेटा हम देखते आ रहे हैं, एकदम ध्यान से इकोनॉमी में अगर इस तरह का है 7.7, 6.6, 8.8, इस तरह का खेल इकोनॉमी में नहीं होता है। एकदम ना के बराबर, समझिए नहीं ही होता है। तो इस तरह का जब आपको मिले कहीं पे कि दोनों एक ही है पॉइंट में, इसको आप बिल्कुल गलत मानिए, बिल्कुल गलत मान। लेकिन आपका ये वो फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं कि हो सकता है, लेकिन चांस बहुत रहता है इसका, चांस बहुत रहता है इसका। 90% टू 95% चांस रहेगा कि ये चीज़ गलत होगा अगर दोनों एक ही है। तो इकोनॉमी के बाद के सेंस में हम कहेंगे, अर्थव्यवस्था के सेंस में और का बात नहीं कहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है। उस आधार पर आप इसको गलत कर सकते हैं।
लेकिन आपका दिल नहीं माने तो या तो आप 50-50 चांस लीजिए, या हम कहेंगे कि एक आध ठो क्वेश्चन को माफ़ भी कर दीजिए कि जाओ, हम दिल लुटा दिए तुम पे, तो जा, जा ससुरा तू ऐश कर, हम खुश हैं जितना हम उसमें। लेकिन अगर आपको लेना चाहें तो इसका सही हो जाएगा क्या, ओनली वन ई सही है, और यही आंसर भी है इसका कि ओनली वन होगा सही। तो यहाँ पे हमको क्या पर हमको गलत ढूंढना पड़ा। ई इस स्किल का बहुत बड़ा बात है। यहाँ पावर ऑफ एलिमिनेशन बीपीएससी का जो ऑप्शन सब है, पावर ऑफ एलिमिनेशन का डिमांड कर रहा है कि इसमें इस तरह का ऑप्शन है। यूपीएससी तो चेंज कर दिया, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री पूछने लगा है। उसका अलग स्किल है जिसके एक क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं अपने वीडियो में कि कौन सा नया स्किल हम डेवलप किए हैं उसके लिए। लेकिन इसमें पावर ऑफ एलिमिनेशन अभी काम करेगा, वैसा ही ऑप्शन आ रहा है। पावर ऑफ एलिमिनेशन का आप जब भी यूज़ करें, ठीक है ना, तो ऑप्शन के साथ खेलना आपको आना चाहिए, यही स्किल है। तो ई सही हो जाएगा, काहे कि ये दोनों गलत है, तो ये आपका हो जाएगा ओनली वन जो है आपका आंसर। देखिए हम लोग सालों भर पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, जोरदार पढ़ते हैं, रट रट के रगड़ रगड़ के पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दुख होता है। दुख होता है तो हम अंट संट सोचने लगते हैं कि भैया हमारा नसीबे खराब है, हम ही खराब हैं, या बीपीएससी को गरियाने लगते हैं कि भैया तू किसी काम का नहीं है। देखिए इस सब से तो कुछ होने जाने वाला है। गलती हमेशा अपने 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 आप को ही आप दोष दीजिए, दुनिया को दोष कभी मत दीजिएगा, क्योंकि आप दुनिया का कुछ नहीं कर। ये बात हम काहे कर रहे हैं, हम अपने आप को दोष देने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं। हम बस ये आपको कह रहे हैं कि अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। दोष तो आपको अपने आप को भी नहीं देना। हम लोग हमेशा अपने आप को कमज़ोर गिराते रहते हैं अंट संट बोल के, नहीं। हमेशा अपने आप को ऐसा बोलिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो हाई। हमारा कहने का मतलब है कि जब ऐसा गलती कभी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, आप ये देखने का कोशिश कीजिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ हमसे गड़बड़ हुआ था। बस वही ढूँढने का, कमी को तलाश कीजिए, उसको भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, और कुछ नहीं करना है। तो हमसे गलती जो होता है तैयारी में, वो सबसे बड़ा ये कि हम तैयारी तो खूब करते हैं, पढ़ते हैं जोरदार, दिन-रात एक करके, लेकिन ससुरा स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा? स्किल डेवलपमेंट पर तो हम बातें नहीं करते हैं। ये तो वह कुछ वैसे ही हो गया कि गाड़ी खरीद के तो ले आए, अब उसको चलाना सीखबे नहीं किए, तो आप कहिए कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप अगर बजड़वा में जाके कुछ टेस्ट करना चाहें, आप कैसा चीज़ खाते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी है कि ये हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। कोई एक ऐसा चीज़ आपके ध्यान सामने आ गया जिसको आप कभी देखबे नहीं किया, आपको देख के लग रहा है कि ये तो इसमें कुछ दाल में कुछ काला है भैया, तो आप वैसा चीज़ को खाइएगा नहीं। पहले आप उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा कि ससुरा है क्या, तब ना उसको खाइएगा। माने पढ़ने के साथ स्किल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर उसको नहीं किया आप, दोनों जब तक मिलेगा नहीं, ये सब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। इस चीज़ पर आपको ज़ोरदार कस के एकदम टाइट करके उसको पकड़िए, ससुरा तुमको जाने नहीं देंगे, हम गल्ला में लगा के रखेंगे जब तक तुम हमको आएगा नहीं। जम के हम तो कहेंगे पढ़िए थोड़ा कम, लेकिन स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स का 13 क्वेश्चन आया था इस बार, 13 में से 11 क्वेश्चन हम आपको खाली स्किल डेवलपमेंट पर सॉल्व करके दिखाए कि वो हमको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। और 2 गो जो बचा भी, उसमें से भी हम आपको 50% तक पहुँचा दिए, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर। माने देखिए कि स्किल डेवलपमेंट का चमत्कार कर सकता है आपके एग्ज़ाम में। ये अगर सीख गए ना, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, चाहे ससुरा कौनो भौकाल हो दुनिया का, आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगा, तो नहीं रोक सकेगा। तो हम बस इतने कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके लाइफ में कि देखिए, हम को पता नहीं हम ऐसे काहे हैं, क्या है नहीं, हम उतना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का देखिए हमको तो कौनो शौक नहीं। हम बस इतने कहना चाहेंगे आपसे कि एक ठो ज़िंदगी आपको मिला है, इस ज़िंदगी को गलत तरीके से डील मत कीजिए। ऐसा कीजिए कि ज़िंदगी आपका खूबसूरत बने। सही रास्ता पर चलिए, इस मार्ग से पहले उस मार्ग को सीखिए कि वो मार्ग कौन-सा है जिस पर चलकर हमारा सपना पूरा होगा। सपना आपका बड़ा कीमती है, जीवन भी एक ठो है, बहुत कीमती है। इसको खुशहाल बनाने का ट्राई करेंगे,
हम चाहते हैं कि आपके चेहरा पे मुस्कान बिखेरते रहें, हमेशा आप खुश रहें। ये सब अंट-शंट जो स्टूडेंट लोग टेंशनिया जाते हैं, प्रेशर में आकर या तो छोड़ देते हैं या फिर ये सुसाइड-फुसाइड जो कर लेते हैं, ये सब देख के हमको बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम कहना चाहेंगे जो हमरे परिवार के लोग हैं, एक बिहारी सब पे भारी परिवार के, वो ये सब कभी नहीं कीजिए, हम उनको करने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए आप हमको याद कीजिए, ज़िंदगी का कोनो स प्रॉब्लम काहे न हो, पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ़ से रिलेटेड, लाइफ़ मैनेजमेंट से रिलेटेड कि भैया आपके फैमिली में टेंशन है, ये है, वो है। ये चीज़ करने के लिए कि उस टेंशन को कैसे दूर करें उसका भी रास्ता हम आपको बताएँगे। लेकिन हार नहीं मानिएगा, आप बिल्कुल हार नहीं मानिएगा। अब हम आपके साथ हैं, ना तो आपको बीपीएससी रोकेगा और ना आपको यूपीएससी रोकेगा और ना ही ज़िंदगी में जो आपकी खुशी चला जाता है, आप हँसते-मुस्कुराते नहीं हैं। लास्ट टाइम खुल के आप कब मुस्कुराए थे? एकदम हँसते खिलखिला के जैसे आप बचपन में थे एकदम कलेजा खोल के, ऐसा मुस्कुराना है आपको, ऐसा बनना है आपको। उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरा दुनिया छोड़ दे। भगवान महाराज भी छोड़ दें, भगवान जी भी छोड़ दें, चाहे आपका शरीर हो आपका साथ छोड़ दें। शरीर हो आपका साथ छोड़ दिया तो हम आपका हाथ थाम के रहेंगे कि तुम हिम्मत मत हारो। ये पल जो है ना शरीर पर ध्यान मत दो, मुस्कुराओ दिल से कि कोई बात नहीं शरीर तुम मेरा साथ छोड़ दिए, हम दिल से मुस्कुराएँगे। थैंक यू कि तुम इतना दिन हमारा साथ निभाए। इस बात का थैंक यू कीजिए उसको भी, भगवान को भी थैंक यू कीजिए, लेकिन अपना मुस्कुराहट को आप जाने नहीं दीजिएगा, ठीक है? अब जल्दी मिलेंगे, अलग सेक्शन पर बात करेंगे। हम पूरा क्वेश्चन पर बात करेंगे धीरे-धीरे करके। आप एन्जॉय कीजिएगा मस्ती में, हँसते-मुस्कुराते हम लोग करते रहेंगे स्टडी विद स्माइल। टाटा गुड बाय करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे हमरे टाइगरस, हमरे दुर्गाकारी, हमरे करण अर्जुन, हमरे खट्टे-खट्टे, मीठे-मीठे गोलगप्पा जिलेबी। टाटा गुड बाय।